स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल झनक की कहानी इन दिनों ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भाव और हर संवाद एक गहरे तूफान से पहले की शांति का आभास कराता है। ऋषि और अदिति की शादी की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। घर में हल्दी की रस्म चल रही है, माहौल में खुशियों की मिठास घुली हुई है। झनक ने अपने हाथों से हल्दी का बेहद खूबसूरत श्री सजाया है, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता है। काकी पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि श्री कैसे सजाते हैं? झनक मासूमियत से बताती है कि उसकी काकी ने सिखाया था और वह खुद भी सीख गई। उसकी आंखों में उस पल के लिए एक खास चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। घर के सदस्य मुस्कुराते हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ सवाल अब भी छिपे हुए हैं। इन सबके बीच ऋषि कहीं खोया हुआ लगता है। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ नजर आती है। अचानक वह ऐलान करता है कि उसे बाहर जाना है। यह सुनते ही घरवाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी के दिन दूल्हे का घर से बाहर जाना शुभ नहीं माना जाता। दादाजी नाराज हो जाते हैं, रिश्तेदार सवाल उठाते हैं। चिंटू उससे पूछता है कि आखिर छुट्टी के दिन उसे कौन सा जरूरी काम आ पड़ा। लेकिन ऋषि के मन में जैसे कोई अलग ही बेचैनी है। वह बस जाना चाहता है, बिना किसी को जवाब दिए। उसकी आवाज में गुस्सा और झुंझलाहट साफ महसूस होती है। चिंटू को उसकी बातें कुछ अजीब लगती हैं, मानो ऋषि कुछ छुपा रहा हो। इसी बीच एक रिश्तेदार झनक पर ताना मारते हुए कहता है कि शायद ऋषि ने गरीब घर की लड़की को दया में साथ लाया होगा, जिससे थोड़ी मदद मिल जाए। झनक चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक बार फिर उदासी उतर आती है। ऋषि को यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वह झनक पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि शादी के किसी भी काम में झनक का कोई स्थान नहीं है। वह उसे सख्त हिदायत देता है कि वह अदिति के आसपास भी न दिखे। झनक, जो हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहती है, आज फिर खुद को तिरस्कृत पाती है। वह रोते हुए बस इतना ही कह पाती है कि हम सॉरी, अब कुछ नहीं करेंगे। उसकी आवाज में टूटन साफ नजर आती है। वह खुद को बस एक बोझ समझने लगती है, जिसे सबने मजबूरी में ढोया है। इसी बीच ऋषि की बहन नीतू दीदी की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वह झनक से प्रभावित दिखती हैं, उसकी मेहनत और सेवाभाव की तारीफ करती हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों से यह साफ हो जाता है कि उनका नजरिया झनक को एक घरेलू नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझता। वह कहती है, इतनी अच्छी लड़की है, मैं तो इसे अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे वैसे भी घर और ऑफिस दोनों जगह बहुत काम होता है। नीतू की बातें सुनकर झनक के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। हालात धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं। ऋषि और झनक के रिश्ते के बीच की दीवारें और ऊंची होती जा रही हैं। लेकिन झनक का मन बार बार यह सवाल करता है कि ऋषि उससे इतना दूर क्यों होता जा रहा है। क्या वह कोई राज छुपा रहा है? इस तनाव के बीच कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जब ऋषि की होने वाली पत्नी मून को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसकी पूरी दुनिया को हिला देती है। मून के एक पुराने दोस्त ने उसे बताया कि उसने ऋषि को गांव में किसी पारंपरिक रस्म में हिस्सा लेते देखा था, और वह शादी की रस्म थी। शुरुआत में मून को यह बात एक अफवाह लगती है, लेकिन मन के किसी कोने में शक घर कर लेता है। जैसे ही यह शक यकीन में बदलता है, मून खुद को संभाल नहीं पाती और तेजी से ऋषि के कमरे की तरफ बढ़ती है। कहानी अब सिर्फ शादी की तैयारियों की नहीं रही, बल्कि एक गहरे राज के खुलासे की दहलीज पर खड़ी है। वह राज जो झनक और ऋषि के रिश्ते को नई दिशा देगा और मून के जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब सवाल यह है कि क्या ऋषि वाकई झनक से पहले ही शादी कर चुका है? अगर हाँ, तो उसने यह बात अब तक सबसे क्यों छुपाई? क्या मून इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झनक फिर से खुद को उसी तिरस्कार और अस्वीकार के घेरे में फंसा पाएगी, या इस बार वह अपनी असली पहचान को सामने लाकर दुनिया को चौंका देगी? झनक की यह कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक विस्फोट बनकर सामने आने वाला है। यह केवल एक सीरियल नहीं, बल्कि उन अनकही कहानियों का आईना है जो हर उस लड़की ने जिया है जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं, लेकिन उसने फिर भी जीना नहीं छोड़ा। आगे क्या होगा? क्या रिश्ता टूटेगा या नया रूप लेगा? क्या झनक को उसका सम्मान मिलेगा या वह फिर से एक खिलौने की तरह इस्तेमाल की जाएगी? कमरे में मून जब पहुंचती है तो सामने का दृश्य उसके दिल की धड़कनों को थाम देता है। ऋषि झनक के सामने बैठा कुछ धीमे धीमे बोल रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट और झनक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
मून की आंखों में जैसे एक विस्फोट होता है। उसका शक अब यकीन में बदलने लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, दिल जैसे गले में आकर अटक जाता है। वह सोचती है कि यही है वह लड़की जिससे ऋषि ने शादी की थी, वही राज जो इतने दिनों से उससे छुपाया जा रहा था। लेकिन खुद को संभालते हुए वह भीतर दाखिल होती है। उसकी आंखों में आंख थी, धोखे की, सवालों की और टूटते विश्वास की। ऋषि मून को सामने देखकर ठिठक जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में वह डर साफ दिखता है जो किसी चोर की तरह अचानक पकड़े जाने पर होता है। मून बिना कुछ कहे झनक की तरफ देखती है और झनक डर के मारे नजरें फेर लेती है, जैसे उसकी आंखों में वह राज छुपा हो जिसे मून अब जान चुकी थी। ऋषि पास आकर कहता है, मून, कोई तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। कोई ऐसा है जो चाहता है कि हमारी शादी न हो पाए। तुम उसके झांसे में आ रही हो। उसकी आवाज में सफाई थी, लेकिन आंखों में छुपा डर साफ नजर आ रहा था। मून भ्रमित हो जाती है, क्योंकि वह झूठ भी बोल रहा था और शायद सच भी। कमरे से निकलते हुए मून का ध्यान एक कोने में रखी पुरानी अलमारी पर जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस ओर खींच रही हो। वह अलमारी खोलती है और उसमें उसे एक छोटा डिब्बा मिलता है जिसमें झनक का टूटा हुआ मंगलसूत्र रखा होता है। लेकिन उस पर खुदा नाम देखकर मून की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अनिरुद्ध। यह नाम उसके लिए एक भूला हुआ अतीत था। उसे याद आता है कि यही उसके पिता का नाम था, वही अनिरुद्ध जो एक दिन अचानक गायब हो गए थे। उसे हमेशा बताया गया कि वे मर चुके हैं, लेकिन उसका मन कभी इस बात को मान नहीं पाया। मंगलसूत्र हाथ में लेते ही मून के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। क्या यह वही अनिरुद्ध है? क्या ऋषि का झनक से कोई गहरा रिश्ता है? क्या अनिरुद्ध अभी भी जिंदा है? मून अंदर ही अंदर कांपने लगती है। वह सोचती है, अगर मेरी बेटी हार गई तो उसकी नफरत और बढ़ेगी, और अगर हमारी टीम हार गई तो भारती का इलाज कैसे कराऊंगी? हमारे पास पैसे नहीं है। वह खुद को दो धारों के बीच पाती है, माँ का कर्तव्य और एक बहन की जिम्मेदारी। कान्हा जी से वह दिल ही दिल में राह मांगती है, कृपया कोई रास्ता दिखाइए। उसकी आंखें आसमान की ओर उठ जाती हैं। इसके बाद जब अनुपमा की टीम की बारी आती है तो उसकी टीम ने अद्भुत प्रस्तुति दी। हर ताल, हर भावनात्मक अभिव्यक्ति दिल को छू जाती है। दर्शक तालियों से गूंज उठते हैं। वहीं राही अपने मन में सोचती है, ये किसकी टीम है? उसकी आंखें अनायास ही उस प्रदर्शन की ओर खिंच जाती हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह वही टीम है जिसकी अगुवाई उसकी मां कर रही है। अगले दिन आश्रम का माहौल फिर एक बार गंभीर हो जाता है। गुरुजी मंच पर आते हैं और एक खास घोषणा करते हैं, बहुत जल्द हम एक भावनात्मक नृत्य प्रस्तुति का आयोजन करेंगे। इसमें हर कोई अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से व्यक्त करेगा। अनुपमा, जो अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, तुरंत सहमति देती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है और उसकी पूरी टीम उसके साथ खड़ी होती है। वे महिलाएं जो कभी खुद को टूटा हुआ समझती थी, अब नृत्य के जरिए अपने आत्मबल को पहचानने लगी थी। अनुपमा उनके लिए सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण बन चुकी थी। गुरुजी उस दिन राही से भी बात करने की कोशिश करते हैं। नफरत एक बोझ है जो इंसान खुद उठाता है और खुद ही थक जाता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। राही उनकी बातें सुनती है, उसकी आंखों में हलचल होती है, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं देती। अंदर कुछ हिलता है, लेकिन बाहर अभी भी सन्नाटा है। प्रस्तुति का दिन आता है। पूरा आश्रम लोगों से भरा होता है। मंच पर रोशनी है, संगीत की ध्वनि है, लेकिन उसके पार कुछ और भी है, एक रिश्ता जो दोबारा जुड़ना चाहता है। गुरुजी मंच पर आते हैं और कहते हैं, आज का दिन सिर्फ कला का नहीं, बल्कि उन रिश्तों की पुनर्रचना का है जो कहीं खो गए थे। आज वे फिर जुड़ सकते हैं, बस एक प्रयास चाहिए। वह प्रस्तुति एक साधारण नृत्य नहीं थी। उसमें हर कदम, हर भाव किसी न किसी जीवन की कहानी कह रहा था। जब अनुपमा मंच पर आई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जीवन का संघर्ष भी था। उसने एक एक भाव में अपने जीवन के दुख, प्रेम, टूटन और उम्मीद को पिरो दिया था। पूरा आश्रम स्तब्ध होकर देख रहा था। प्रस्तुति के अंत में तालियों की गूंज इतनी तेज होती है कि उसमें कई आंसू छिप जाते हैं। गुरुजी यह देखकर मुस्कुराते हैं और मंच पर आकर कहते हैं, जिस घर में एक माँ मुस्कुराती है, वहाँ पूरा समाज हंसता है। आज अनुपमा ने सिर्फ अपना नहीं, बल्कि हर उस माँ का मान बढ़ाया है, जो अकेली होते हुए भी परिवार को जोड़ती है।
अनुपमा की यह यात्रा अब केवल एक माँ की नहीं रह गई थी। यह एक प्रतीक बन चुकी थी उन तमाम औरतों के लिए जो जिंदगी की तमाम ठोकरों के बावजूद मुस्कुराना सीख जाती हैं। उसके नृत्य में केवल ताल और लय नहीं, एक भावना थी, खुद को फिर से खोजने की। उसके हर भाव में छिपा दर्द, हर मुस्कान में समाया संघर्ष और हर मोड़ पर उगती उम्मीद दर्शकों को अंदर तक छू गई। और जैसे ही मून भागने लगती है, हवेली की तहखाने से किसी के चीखने की आवाज आती है। वह अनिरुद्ध था, जिंदा लेकिन कैद। अब सवाल यह नहीं रहा कि सच क्या है, बल्कि यह कि मून क्या अपने असली पिता से मिल पाएगी। क्या झनक इस खतरनाक साजिश से बच पाएगी? क्या ऋषि और अनिकेत अपने पापों से बच जाएंगे या वे खुद अपने झूठ के जाल में फंस जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मून की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी या वह इस साजिश की जड़ तक जाकर खुद को और बाकी सबको बचा पाएगी? इस रहस्य, धोखे, प्यार और बदले की कहानी में अब वह मोड़ आ गया है जहां से लौटना नामुमकिन है। अगले एपिसोड में जो सच सामने आएगा वह सिर्फ झनक और ऋषि का नहीं बल्कि पूरे परिवार की जड़ों को हिला देगा। जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी एक ऐसी दिशा में बढ़ने वाली है जहां हर पल एक तूफान की आहट है।